कमेंट देखूंगी ये क्लोज टेस्ट। ये क्लोज टेस्ट कहीं साइड में नहीं आ सकता है? हम्म। या तो कमेंट्स को छोटा कर दो, क्लोज टेस्ट को ऊपर, मतलब हाँ क्लोज टेस्ट को छोटा कर देना। यस, गुड आफ्टरनून एवरीबडी। गुड आफ्टरनून आदित्य, मनोज, विकास, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप? आई एम फाइन। फ्रेज के बाद एडजेक्टिव भी आ सकता है। यस, फ्रेजल एडजेक्टिव्स होते हैं, वर्ब्स होते हैं। नासा एंड ग्लोबल मीडिया hailed ISRO for the successful launch of Chandrayaan 2. Yes, दीपक इज़ वेरी हैप्पी। आज तो मज़ा आ जाएगा, क्लोज टेस्ट है। ये तो मैं पहली बार किसी से मिल रही हूँ जिसे क्लोज टेस्ट में मज़ा आ रहा है। यू आर नॉट विजिबल, और अभी मुझे देखने की ज़रूरत नहीं है। अभी बस आप क्लोज टेस्ट देखो। इवन इफ आई एम नॉट विजिबल, नीड नॉट वरी। अभी हम क्लोज टेस्ट करेंगे। ऑब्जेक्टिव हम पोजेसिव कर लेंगे। प्रॉब्लम आ रहा है उसको कर लेंगे जब तक आपका डाउट क्लियर नहीं होता है। गुड आफ्टरनून डियर मैम, सोवन फ्रॉम वेस्ट बंगाल। ठीक है, आज मैं नहीं भी दिख रही हूँ, बस क्लोज टेस्ट दिखना चाहिए। लेट अस स्टार्ट विद द क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बच्चों का दुख दर्द है, मेंस में भी बच्चों को दिक्कत आती है क्लोज टेस्ट में। बट प्रॉब्लम क्या होता है कि बच्चे प्री में क्लोज टेस्ट में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, और फिर वो अचानक चाहते हैं, आज क्लोज टेस्ट से शुरू करूंगी, एंड वो अचानक चाहते हैं कि मेंस में हमारा क्लोज टेस्ट अच्छा आ जाए। ओके, यस, अभी छोड़ो ना, मैं दिखूं चाहे नहीं दिखूं, उससे क्या मतलब है। आप बस क्लोज टेस्ट पे ध्यान दो। ओके, अच्छा क्लोज टेस्ट छोटा कर दो। चले गए, चलो जैसा दिख रहा है ना, अभी कोई कंप्लेन नहीं करना है, जैसा दिख रहा है उसी में वर्क करना है। लेफ्ट हो जाओ। अच्छा यहाँ और थोड़ा क्लोजेस्ट, ठीक है ना? ओके, डिफरेंट आएगा क्योंकि नेक्स्ट टाइम में अलग अलग आया है। क्या बोलना चाह रहे हैं? डेली एक या दो, वेरी गुड। रवि जब ऐसा बोल रहे हैं ना, मैं समझ जाती हूँ ये बच्चा 1 साल से तैयारी कर रहा है। जिसको क्लोज टेस्ट का इंपॉर्टेंस पता है वो तो चाहेंगे कि मैम हर दिन क्लोज टेस्ट करवाइए। देयर आर सम नेटवर्क इशू। आई डोंट थिंक कि कुछ नेटवर्क इशू है, बट इवन इफ यू हैव तो एक बार रिफ्रेश कर लो। यस नीतीश, आपका कमेंट दिख रहा है। क्लोज टेस्ट का पीडीएफ मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। ओके, चलो विदाउट एनी वेस्ट ऑफ टाइम लेट अस स्टार्ट द क्लोज टेस्ट। एक दो चीज़ ध्यान रखोगे, या सीडीएस का एग्जाम दे रहे हो, एनडीए दे रहे हो, सीडीएस दे रहे हो, इवन इफ यू आर अपियरिंग फॉर सीजीएल, सीएचएसएल, कोई भी एग्जाम है, क्लोज टेस्ट प्लेज अ वेरी वाइटल रोल। वाइटल इन द क्या बोल रहे? वॉच योर सेल्फ। मैं अपने आप को नहीं देख पा रही हूँ, बट आई थिंक आपको अभी दिख रहा होगा सब। ओके, सबको सब क्लियर है? वेरी गुड। हट गई मैं, लेफ्ट हो गई। आपने मुझे लेफ्ट बोला ना, तो आपको बोलना चाहिए था ना मैम राइट हो जाओ। नहीं, अभी वर्ब कहाँ से पूरा हो गया है? वर्ब अभी कहाँ से पूरा हो गया? अभी बचा हुआ है। देखो क्लोज टेस्ट हमारा जो है प्री में, इतना इनके एडजस्टमेंट सही नहीं है। इन्हें करना चाहिए था ना, क्लोज टेस्ट को कहीं साइड में कर देना चाहिए। ओके, चलो जहाँ साइड में लिख रही हूँ आप वहीं देखोगे। मेरा नाम ले लो, रुपेंद्र, वेलकम। ये देखो क्लोज टेस्ट जो हमारा है प्री में कितने नंबर का आता है? प्री में दैट इज ऑफ 10 मार्क्स। इसको बच्चे इग्नोर कर देते हैं, इस पर बहुत वर्क करना है क्लोज टेस्ट पे। और मेंस में जाओगे, मेंस में कई बच्चों का स्कोर 120, 130 रह जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ क्लोज टेस्ट। 25 से 30 नंबर का आता है। हो सकता है कि 10-10 नंबर का 2 बड़ा बड़ा दे दे, एक 5 नंबर का छोटा। मैं आपको करवाऊंगी रेहाना, नो नीड टू वरी। अभी मैंने थोड़ा सा वर्ब इसलिए रोका हुआ है ना कि जो मैंने आपको वर्ब का प्री और मेंस का शीट दिया है उसमें इन्फिनेटिव और पार्टिसिपल भी है। तो व्हाट आई हैव डिसाइडेड कि आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ इन्फिनेटिव और पार्टिसिपल खत्म करने के बाद फिर उसको करूंगी। बस थोड़ा सा
पेशेंस रखना है, मिल जाएगा रिहाना, नो नीड टू वरी। मेंस में हमारा है 25 से 30 नंबर का, सीडीएस एग्ज़ाम आ रहा है उसमें भी है, सीएचएसएल में भी है, सब एग्ज़ाम में होता है, एनडीए हो और बैंकिंग में तो है ही, सारे एग्जाम्स में क्लोज टेस्ट इंपॉर्टेंट है। और सबसे ज़्यादा बच्चों का एक्यूरेसी, सबसे कम एक्यूरेसी बच्चों की क्लोज टेस्ट में ही है। वो करते क्या है कि अपना दिमाग लगाना शुरू करते हैं और वर्ड्स को फिल करने लगते हैं। तो हमेशा मैं बोलती हूँ कि क्लोज टेस्ट में अपना दिमाग नहीं लगाना है, यू हैव टू गो अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट को देखते हुए ऑप्शंस फिल करना है। क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है ना, आपको चारों ऑप्शन देख के लगेगा ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, और आपको सबसे सटीक, सबसे अप्रोप्रिएट वाला ऑप्शन चुनना है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज क्या जाना चाहिए। इसीलिए क्लोज टेस्ट को पहले पढ़ लेना है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू गो थ्रू द क्लोज टेस्ट सो डैट यू गेट टू नो, आपको पता तो चले ये क्लोज टेस्ट किसके बारे में है। ठीक है, क्लोज टेस्ट पॉजिटिव जा रहा है, क्लोज टेस्ट नेगेटिव जा रहा है। कई बार क्या होता है कि हमारा पूरा पैसेज पॉजिटिव जाता है, कई बार हमारा पैसेज जब पॉजिटिव जाता है तो मैक्सिमम ब्लैंक्स पॉजिटिव होते हैं, कई बार हमारा पैसेज नेगेटिव होता है, मैक्सिमम ब्लैंक्स नेगेटिव होते हैं, और कई बार मिक्सचर होता है। तो पहले तो देख लेना है क्लोज टेस्ट बनाते समय पॉजिटिव वर्ड चाहिए या नेगेटिव वर्ड चाहिए या एडजेक्टिव चाहिए, एडवर्ब चाहिए, वो सब डिसाइड करेंगे। ठीक है, यस, इंग्लिश प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ईच एंड एवरी स्फीयर ऑफ लाइफ, हर जगह इंपॉर्टेंट है। एक्यूरेसी में समझ गई कैसे आदित्य, कैसे एक्यूरेसी बढ़ाए मैं अभी बता रही हूँ। हाँ रामेश्वर, आपने कहा था कि मैं जीरेंड और पार्टिसिपल का यूज कहाँ कर, अभी बताऊंगी, आज बताऊंगी। जीरेंड और पार्टिसिपल नहीं, मैं पहले जीरेंड और इन्फिनेटिव का यूज बताऊंगी, फिर जीरेंड और पार्टिसिपल। ओके, मैं करूंगी, इसको भी करूंगी। पहले क्लोज टेस्ट देख लो, पहले क्लोज टेस्ट को पढ़ो। ठीक है, साथ में पढ़ते हैं। द मोड्स ऑफ एक्शन, मोड्स का मतलब क्या है, तरीका, वेज। द वेज ऑफ एक्शन आर डैश इन रिलीजन एंड साइंस। ठीक है, इन साइंस एंड रिलीजन। रिलीजन रिलाइज ऑन, रिलाइज का मतलब है निर्भर होना, डिपेंड्स ऑन एक्सपेरिमेंट। वेराज का मतलब है जबकि रिलीजन इज बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस। ये बोल रहे हैं साइंस निर्भर रहता है एक्सपेरिमेंट पे, साइंस का रिजल्ट हमें एक्सपेरिमेंट से मिलता है, जबकि जो धर्म है दैट इज बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस। एनी रिलीजियस डैश, ठीक है, एनी रिलीजियस डैश वेदर इट्स क्राइस्ट, एनी रिलीजियस डैश, चाहे वो क्राइस्ट का हो या रामाकृष्णन्स का हो, दैट इज पर्सनल एंड डैश। साइंस ऑन द अदर हैंड इज मार्क्ड बाय ऑब्जेक्टिविटी। ये आपके प्री का क्वेश्चन है। ठीक है, धीरे धीरे हम क्लोज टेस्ट में भी मेंस लेवल जाएंगे। अच्छा मुमताज़, आप कश्मीर से हो, आपका नाम ले लिया भाई। ठीक है, चाहे वो रिलीजन, एनी रिलीजियस डैश, चाहे वो क्राइस्ट का हो या रामाकृष्णन का हो, दैट इज पर्सनल एंड डैश। साइंस ऑन द अदर हैंड इज मार्क्ड बाय ऑब्जेक्टिविटी। थ्योरी हैज टू बी कोराबोरेटेड बाय डैश प्रूफ प्रोवाइडिंग मटीरियल कंफर्ट्स। The frontiers of science do not end in knowledge, but are dashed to the formation of appliances for actual use. Okay? बोर्ड क्लियर नहीं है? बोर्ड क्लियर है? ठीक है, बोर्ड तो क्लियर है भाई। अभी अब चुपचाप क्लोज टेस्ट पे ध्यान दोगे, क्योंकि क्लोज टेस्ट आपने देखा होगा, मैं यूट्यूब पे भी जब क्लोज टेस्ट करवाती हूँ तो एकदम क्लोज टेस्ट का पोस्टमार्टम कर डालती हूँ। और क्लोज टेस्ट का पोस्टमार्टम करोगे, बारीकी से पढ़ोगे, ऑप्शन छाटोगे, तभी एक्यूरेसी बढ़ेगी, नहीं तो ऐसे तो कम होते जाएगा। अब मैं जो जो आपसे पूछूंगी बस उसका आंसर देंगे। आप मुझे बताओ कि मैंने जो पैसेज पढ़ा उसमें किसके बारे में, किस बारे में है वो? साइंस एंड रिलीजन के बारे में। और मैंने आपको पूरा पैसेज पढ़ा, आपको क्या लग रहा है साइंस एंड रिलीजन को उन्होंने क्या माना है? सिमिलर माना है या पूरे पैसेज में साइंस एंड रिलीजन को अलग दिखाया है? पैसेज आपने पढ़ा, साइंस एंड रिलीजन को एक ही तरह से डील किया है या दोनों को अलग अलग माना है? डिफरेंट। यस, निधि ने बोला कि डिफरेंट माना है। क्यों? क्योंकि आप सेकेंड लाइन में देखो, सेकेंड लाइन में है वेराज। वेराज का मतलब जबकि। हम जबकि वर्ड का यूज तब करते हैं ना जब दो चीज बिल्कुल अलग अलग है। जैसे मैं छोटा सा एक सेंटेंस बोलूं, वो तो मेहनती है जबकि उसका भाई आलसी है। ठीक है, तो जबकि का यूज हम तब करते हैं धीरे धीरे समझ में आ जाता है, थोड़ा सा प्रैक्टिस की जरूरत होती है। आई कैन अंडरस्टैंड आपकी रीडिंग हैबिट्स बिल्कुल भी नहीं है, बट धीरे धीरे इंप्रूव हो जाएगा। ठीक है, साइंस एंड रिलीजन के बारे में माना है और दोनों को अलग अलग माना है।
दोनों को अलग अलग कैसे माना है? कुछ कुछ वर्ड देखो, वेराज, वेराज मतलब जबकि, हम जबकि तभी बोलते हैं जब दो अलग अलग चीज हो। फिर आगे जाके देखो थर्ड लाइन में देखना, साइंस ऑन द अदर हैंड। ऑन द अदर हैंड मतलब दूसरी तरफ देखा जाए तो साइंस ये है, इसका मतलब है रिलीजन कुछ और चीज़ है, तभी तो साइंस कुछ और है, डिफरेंट माना है। ओके, ये तो क्लियर हो गया। अब इसमें कुछ कुछ वर्ड्स है जो मुझे आपको बताना है। दो वर्ड आपको सीखना है, सब्जेक्टिविटी, क्योंकि हम पढ़ने के दौरान ही काफ़ी सारी चीज़ें सीखते हैं। सब्जेक्टिविटी और ऑब्जेक्टिविटी में क्या डिफरेंस है ये बोल रहे हैं। साइंस थर्ड लाइन में देखो, फोर्थ लाइन में, साइंस ऑन द अदर हैंड इज मार्क्ड बाय ऑब्जेक्टिविटी। सब्जेक्टिविटी और ऑब्जेक्टिविटी, जैसे आपका जो प्री एग्जाम है, आपका प्री एग्जाम जो आप दे रहे हो, प्री और मेंस, ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप है, ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स है, प्री और मेंस। एमसीक्यू है, एमसीक्यू है ना, तो अब पैसेज की हिंदी करने की ज़रूरत नहीं है, वो तो मैं आपकी सुविधा के लिए आपको समझा रही हूँ। हाँ, दिमाग के दरवाजे धीरे धीरे खुलते हैं। आई अश्योर यू कि क्लोज टेस्ट में आप मुझे खुद बोलोगे। अभी इतना ज़्यादा हमने मेंस वालों के साथ प्रैक्टिस किया ना, तो लास्ट में मैं जब पूछती हूँ कैसा है स्कोर, तो वो बोल रहे हैं मैम हमें 10 में 8 आ जा रहा है। तो वो टाइम लगता है, कभी कभी आपको 10 में 2-3 नंबर ही आएगा, बट धीरे धीरे इंप्रूव हो जाएगा। हाँ चलो, आपका प्री और मेंस एग्जाम जो होता है वो कैसा एग्जाम है? ऑब्जेक्टिव एग्जाम है, ठीक है, एमसीक्यू वाला एग्जाम है। और एमसीक्यू वाला एग्जाम में सबका आंसर एक ही होता है, ठीक है, सब बच्चों का एक ही आंसर होगा, तो उसीलिए हम उसे बोलते हैं ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव का मतलब है ना कोई भी, और एक एग्जाम एक होता है सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिविटी मतलब सबके अपने अपने, जैसे सब्जेक्टिव एग्जाम में क्या होता है, आप सब्जेक्टिव एग्जाम आता है, सब्जेक्टिव मतलब डिस्क्रिप्टिव। जैसे आप जब डिस्क्रिप्टिव का पेपर देते हो, ऐसे लिखने के लिए आता है, तो सबका ऐसे सेम नहीं होता है ना, सब लोग अपने अपने पर्सनल विचार देते हैं। तो जो हमारा सब्जेक्टिविटी होता है वहाँ पे वो पर्सनल होता है। पर्सनल मतलब सब अपने अपने पर्सनल विचार देते हैं सब्जेक्टिव पेपर में, बट ऑब्जेक्टिव तो सबका आंसर एक ही होगा। ओके, क्या चीज़? हाँ तो दिख रहा है अब, तो ठीक है ना। क्लोज टेस्ट वगैरह, क्लोज टेस्ट का मतलब क्या, वो सब छोड़ो पहले, चलो क्लोज टेस्ट वो क्लोज कर दिया जाता है। कभी कभी CLOZ ऐसे भी रहता है, ठीक है, वो नॉर्मल फिल ऑफ द ब्लैंक से अलग है। यस अश्वनी, आपका आंसर कुछ कुछ रॉन्ग भी है, हाँ उसमें भी आएगा, MTS में भी आएगा। चलो आ जाओ, पहले तो मुझे बताओ सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव में क्लैरिटी हो रही है? आपका सब्जेक्टिव पेपर होता है, सब्जेक्टिव में आप लेटर राइटिंग, और जो टियर 3 है वो सब्जेक्टिव पेपर है, उसमें आप लेटर राइटिंग करते हो, उसमें आप ऐसे लिखते हो, तो सबका ऐसे और लेटर तो एक ही नहीं होता है ना। तो सब्जेक्टिविटी मतलब सबके अपने अपने पर्सनल व्यूज़ है उसमें, बट ऑब्जेक्टिव में तो सबका आंसर सेम होता है। ऑब्जेक्टिव थिंग्स वो थिंग्स होते हैं, ऑब्जेक्टिविटी जो प्रूव्ड है और सबको मानना है, सबका एक ही आंसर है, ठीक है। अब ठीक दिख रहा है? हाँ क्लियर दिख रहा है, अब सब बिल्कुल सही है। चलो आ जाओ नेक्स्ट वाला। अब समझ गए सब लोग? और एक चीज और, मटेरियल, मटेरियल और इमटेरियल में क्या डिफरेंस है? मटेरियल, मटेरियल का मतलब क्या होता है? मटेरियल को हिंदी में हम बोलते हैं भौतिक, भौतिक सुख सुविधा। मटेरियल थिंग्स वो होता है जिसे, जो टैंजिबल है। टैंजिबल का मतलब है जिसे आप छू सकते हैं, ठीक है। मटेरियल आपका जगह सेकेंड लास्ट 3 लाइन्स में देखना, मटेरियल कंफर्ट। मटेरियल कंफर्ट का मतलब भौतिक सुख सुविधाएं। मटेरियल कंफर्ट जैसे आपका कार, आपका बंगलो, आपका AC, ठीक है, ये सब आपके लाइफ के मटेरियल थिंग्स है। बट इमटेरियल थिंग्स किसे बोलते हैं? जो भौतिक नहीं है, जो आध्यात्मिक है। जैसे आपके लाइफ का इमटेरियल थिंग्स क्या है? आपकी ऑनेस्टी, आपकी वफादारी, आपकी ईमानदारी, ठीक है, ये सब आपके लाइफ का मटेरियल कंफर्ट्स। ओके चलो, इक्वल, इक्वल हमेशा खाली अपने साथ टू लेता है, मैं फिक्स प्रेपोजिशन में करवाऊँ। चलो आज अब क्लोज टेस्ट करना हम शुरू करते हैं। इन्होंने साइंस एंड रिलीजन को, दोनों को अलग अलग पहलू माना है। पहला वाला पे आ जाओ, और जिसका आंसर रॉन्ग होगा वो मुझसे पूछेंगे भी कि मैम मैंने तो ये किया है बट आंसर ये क्यों है। द मोड्स ऑफ एक्शन आर डैश इन साइंस एंड रिलीजन। जो हमारा साइंस एंड रिलीजन में उसकी गतिविधियाँ, उसमें तौर तरीके, चलो बताओ, सिमिलर है, डिफरेंट है, इक्वल है, रेलिवेंट है? जल्दी से बताना।
और आपको पहला वाला का आंसर कुछ बच्चों को लगेगा ना सिमिलर भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, और जब तक आप क्लोज टेस्ट पूरा नहीं पढ़ोगे आपको समझ ही में नहीं आएगा। क्योंकि अब हमने क्लोज टेस्ट पढ़ा तो हमें पता चल गया ना कि इन्होंने साइंस एंड रिलीजन को बिल्कुल अलग माना है। यस, द आंसर इज डिफरेंट, डिफरेंट होगा, ठीक है, डिफरेंट होगा, सिमिलर नहीं है, डिफरेंट माना। और सिमिलर अगर नहीं होगा तो इक्वल भी नहीं है, दोनों बराबर तो नहीं है। और एक है रेलिवेंट, रेलिवेंट का मतलब होता है उपयुक्त, और रेलिवेंट के साथ कौन सा प्रेपोजिशन आता है? रेलिवेंट के साथ टू आता है, बट यहाँ इन्होंने फिल अप द ब्लैंक्स के बाद रेलिवेंट के साथ इन लगाया है, रेलिवेंट के साथ टू आता है। वेरी गुड, डिफरेंट, ठीक है। अशोक रेलिवेंट नहीं है, रेलिवेंट का मतलब तो होता है उपयुक्त, रिलेटेड। अंकुश, एक्सप्लिसिट का मतलब क्लियर, इम्प्लिसिट मतलब अनक्लियर। नेक्स्ट आ जाओ। साइंस रिलाइज ऑन एक्सपेरिमेंट, साइंस तो पूरी तरह डिपेंडेंट है एक्सपेरिमेंट से। एक्सपेरिमेंट होता है और जो भी फैक्ट्स निकल के आते हैं उसी को हम साइंस मानते हैं। साइंस तो एक्सपेरिमेंट पे है, जबकि रिलीजन टोटली बेस्ड है एक्सपीरियंस पे, ठीक है। एनी रिलीजियस डैश, चलो बताना, एनी रिलीजियस डैश, सेकेंड का आंसर बताना। जल्दी से बताओ। सिमिलर के साथ भी टू आता है, बट वहां भी इन लगा है ना। और पैसेज के अनुसार साइंस एंड रिलीजन ऐसे भी सिमिलर है भी नहीं, अगर टू भी लगा होता ना तो फिर भी हम सिमिलर नहीं करते। चलो जल्दी से बताओ, एनी रिलीजियस डैश। निधि बोल रहे हैं एक्सपीरियंस, कुछ बच्चे बोल रहे हैं थॉट, कुछ बच्चे बोल रहे हैं एक्टिविटी। चलो ये तो दिमाग में आएगा कि फेस्टिवल तो नहीं होगा, कि क्योंकि यहाँ धार्मिक फेस्टिवल, त्यौहार की बात नहीं हो रही है, त्यौहार की बात नहीं हो रही तो फेस्टिवल तो बिल्कुल नहीं होगा। अब कुछ बच्चों के दिमाग में आएगा रिलीजियस एक्सपीरियंस भी हो सकता है, मैक्सिमम बच्चों का आंसर थॉट आ रहा है, कुछ बच्चे एक्टिविटी बोल रहे हैं, क्योंकि आपके दिमाग में आ सकता है कि रिलीजियस एक्टिविटी भी हो सकता है, कोई भी रिलीजियस काम, कोई भी रिलीजियस विचार और कोई भी रिलीजियस एक्सपीरियंस, सब आ सकता है। मैक्सिमम बच्चों का आंसर थॉट आ रहा है। और मैंने आपको क्या बोला था, क्लोज टेस्ट आपका इसीलिए रॉन्ग हो जाता है क्योंकि क्लोज टेस्ट में पढ़ने में अपना दिमाग यूज़ नहीं करना है। कभी कभी ना किसी ब्लैंक में आंसर नहीं मिल रहा है तो हो सकता है उसका आंसर ऊपर वाले लाइन से जुड़ा हो, या हो सकता है उसका आंसर आने वाले लाइन से जुड़ा हो। अब देखो, जस्ट ऊपर वाला लाइन देखो, ऊपर वाला लाइन देखना, जस्ट ऊपर वाले लाइन में क्या दिया है, सेकेंड लाइन में देखो, रिलीजन इज बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस दिया है ना, रिलीजन इज बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस, तो रिलीजन एक्सपीरियंस पे बेस्ड है और उसी एक्सपीरियंस की बात उन्होंने आगे बढ़ाते हुए की है। एनी रिलीजियस एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस होगा आंसर। सत्यम ने सही आंसर दिया, करण ऑल्सो गिवन द करेक्ट आंसर, अंकिता ऑल्सो गिवन द करेक्ट आंसर। मैक्सिमम बच्चे थॉट दे रहे हैं क्योंकि आपके दिमाग में थॉट भी आ सकता है, थॉट भी आ सकता है, बट पैसेज का कॉन्टेक्स्ट क्या जा रहा है। देखो ऊपर में उन्होंने यस क्लोज टेस्ट में दिया है, अशोक वेरी गुड, क्लोज टेस्ट में उन्होंने एक्सपीरियंस दिया है। सेकेंड लाइन में देखो, रिलीजन इज बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस, रिलीजन एक्सपीरियंस पे बेस्ड है। और कोई भी रिलीजियस एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस वाली बात कोई आगे बढ़ाते हुए उन्होंने बोला है, एनी रिलीजियस एक्सपीरियंस वेदर इट्स क्राइस्ट, या तो क्राइस्ट का एक्सपीरियंस हो या रामाकृष्णन का एक्सपीरियंस हो, इज पर्सनल एंड डैश। अभी मैंने बताया पर्सनल, पर्सनल, पर्सनल के साथ कौन सा वर्ड मैच हो रहा है, सिग्निफिकेंट, इररेलीवेंट। अच्छा मुझे बताना कि यहाँ पे कैसा वर्ड चाहिए, चाहे वो रामाकृष्णन का एक्सपीरियंस हो या क्राइस्ट का, यहाँ पे कैसा वर्ड चाहिए हमें, पॉजिटिव वर्ड चाहिए या नेगेटिव वर्ड, जल्दी से बताना। क्योंकि सिग्निफिकेंट मतलब महत्वपूर्ण, सिग्निफिकेंट पॉजिटिव वर्ड है, सब्जेक्टिव पॉजिटिव है, ऑब्जेक्टिव भी पॉजिटिव है। इररेलीवेंट का मतलब जो उपयुक्त नहीं है, जो रिलेटेड नहीं है। यहाँ कैसा वर्ड चाहिए पहले बताओ, पॉजिटिव या नेगेटिव? यस पॉजिटिव वर्ड चाहिए। इसका मतलब है कि हमारा एक ऑप्शन हट गया, कौन वाला ऑप्शन हट गया, इररेलीवेंट हट गया, ठीक है। अब हमारे पास बच गया सिग्निफिकेंट, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। और ये जो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव है ना, ये दोनों वर्ड एक दूसरे का ऑपोजिट है। अभी मैंने बताया कि रामाकृष्णन का पर्सनल है, पर्सनल आप अपने पर्सनल विचार कौन से एग्जाम में देते हो, जहां आपका पेपर सब्जेक्टिव आ रहा है, तो क्या होगा, रामाकृष्णन, यस अच्छा
त्रिपाठी बोल रहे हैं एकदम कंफर्म है कि सिग्निफिकेंट होगा, इतना कंफर्म करते हुए आंसर नहीं देना है, आपका आंसर रॉन्ग है, ठीक है। इतना कंफर्म करते हुए श्योरिटी के साथ नहीं बोलना है, कंफर्म आंसर बिल्कुल ही नहीं है। इज पर्सनल एंड डैश, इज पर्सनल एंड क्या है बताना? सब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, वेरी गुड। सब्जेक्टिव में आप पर्सनल विचार दे सकते हो, सिग्निफिकेंट नहीं होगा। ओके, रिलीजियस बिलीफ, रिलीजियस एक्सपीरियंस या वो रामाकृष्णन का वो उनका पर्सनल है और महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण तो सबका विचार हो सकता है, लेकिन पर्सनल के साथ यहाँ क्या फिट बैठ रहा है? आपके दिमाग में आएगा, कुछ भी आप भर सकते हो, सिग्निफिकेंट भी बोल दोगे, लेकिन पर्सनल चीज़ें जहाँ पे आप अपना पर्सनल विचार दे रहे हैं वो सब्जेक्टिव है। यस, आगे उन्होंने बोला है, आगे जाके इन्होंने बोला भी है कि साइंस हमारा क्या है? ऑब्जेक्टिव, बट रिलीजन हमारा सब्जेक्टिव है। सबके विचार रिलीजन को लेकर अलग अलग है। यस, थर्ड, यस, पर्सनल है। ये बोल रहे हैं चाहे क्राइस्ट के एक्सपीरियंस हो या रामाकृष्णन का एक्सपीरियंस हो, ये पर्सनल है। यहाँ पे सब रिलीजन को लेके उनके अपने अपने विचार है, और अपना अपना विचार दे रहे हो मतलब सब्जेक्टिव है। अब देखो, और ठीक दूसरे लाइन में देखो, साइंस ऑन द अदर हैंड, और दूसरा पहलू देखा जाए तो साइंस में ऑब्जेक्टिविटी है, इसका मतलब है ऊपर वाले ब्लैंक में क्या आना चाहिए था? सब्जेक्टिविटी। जब रिलीजियस एक्सपीरियंस सब्जेक्टिविटी है और साइंस ऑन द अदर हैंड इज ऑब्जेक्टिविटी। यस, वेरी गुड, जितेंद्र, क्योंकि वहाँ तो वो दूसरा पहलू को ले रहे हैं, दूसरा पहलू साइंस, दूसरा पहलू ऑब्जेक्टिविटी है, तो इसके पहले वाले ब्लैंक में सब्जेक्टिविटी चाहिए। थ्योरी हैज़ टू बी कोराबोरेटेड, कोराबोरेटेड मतलब सपोर्टेड। साइंस में थ्योरी को सपोर्ट किया जाता है बाय डैश प्रूफ। चलो, कैसा प्रूफ? हमारे साइंस में थ्योरी को सपोर्ट किया जाता है कुछ प्रूफ के साथ, जो हमें मटेरियल कंफर्ट्स देता है। जल्दी से बताओ। यूनिक होगा, यूनिक प्रूफ होता है, यूनिक प्रूफ, अद्भुत प्रूफ। प्रूफ का मतलब सबूत, तो यूनिक तो नहीं होगा, यूनिक हटा। अब आपके दिमाग में आएगा ट्रांसपेरेंट प्रूफ। ट्रांसपेरेंट प्रूफ का मतलब है पारदर्शी प्रूफ, पारदर्शी भी आएगा। लेकिन कोई भी चीज़, पारदर्शी का मतलब क्या है? क्लियर। और कोई भी चीज़ प्रूव्ड है, प्रूफ है, इसका मतलब तो वो क्लियर, पहले से ही क्लियर है। तो ट्रांसपेरेंट के साथ, प्रूफ के साथ ट्रांसपेरेंट लगाने की ज़रूरत है ही नहीं। दीप्ति ट्रांसपेरेंट बोल रहे हैं, बट ट्रांसपेरेंट आंसर नहीं होगा। अमित भी ट्रांसपेरेंट बोल रहे हैं, क्योंकि प्रूफ तो ऑलरेडी क्लियर है, तो ट्रांसपेरेंट लगाने की ज़रूरत नहीं है। इस चीज़ का प्रूफ है, इसका मतलब है स्पष्ट है। आपका ट्रांसपेरेंट हट गया। अब आगे है टैंजिबल और इनटैंजिबल। ठीक है, टैंजिबल और इनटैंजिबल है। अब मुझे बताओगे कि क्या फिट होगा और क्यों? जैसे कई बार बच्चे बोल रहे हैं ना, कई बार, हाँ, बच्चों का टैंजिबल आंसर आ रहा है, लेकिन आप मुझे बता सकते हो टैंजिबल क्यों है? जब भी आपको ऑप्शन फिलअप करने में दिक्कत हो रही है और लग रहा है कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो आगे पीछे के लाइंस पढ़ो। आगे का लाइन पढ़ो, मटेरियल। मटेरियल, अभी मैंने क्या बोला? आपके लाइफ के मटेरियल थिंग्स क्या है? मटेरियल मतलब भौतिक, जिसे आप छू सकते हो। ठीक है, आपका गाड़ी, आपका बंगलो, आपका कैश, तो आंसर होगा टैंजिबल। ठीक है, टैंजिबल प्रूफ चाहिए, और वही टैंजिबल प्रूफ आपको भौतिक सुख सुविधाएं देती है। यस, मटेरियल के लिए होता है। कभी कभी आप बोलते हो ना, हमारा सोसाइटी मटेरियलिस्टिक हो गया है। मटेरियलिस्टिक हो गया है मतलब हर चीज़ पैसों पे तौलता है, तो मटेरियल वर्ड की वजह से आपने क्या लगाया? टैंजिबल। यस, अभी मैं किसी का देख नहीं रही हूँ कमेंट। द फ्रंटियर्स, एक बार मुझे फ्रंटियर का मतलब बताना। शुरू में क्लोस्टस रॉन्ग होगा, मान लो कि शुरू में 0 ही आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, बट मुझे इतना आप पे भी कॉन्फिडेंस है, अपने आप पे भी कॉन्फिडेंस है कि धीरे धीरे आपका स्कोर बढ़ेगा। शुरू में अगर गलत भी हो जाए, हिम्मत नहीं हारना है, क्योंकि बच के नहीं जा सकते। मेंस में 30 नंबर का है, और ये नहीं सोचना है हर बच्चे का गलत हो जाता है। चलो बताओ, फ्रंटियर का मतलब क्या होता है? जल्दी से बताओ। फ्रंटियर, फ्रंटियर मतलब, हाँ, टैंजिबल मतलब यस, रियल, जिसे छू सकते हो।
फ्रंटियर, फ्रंटियर का मतलब क्या है? वेरी गुड अश्वनी, बाउंड्री। फ्रंटियर का मतलब ये मत सोच लेना कि अश्वनी ने इसी का आंसर भी रॉन्ग दिया है। फ्रंटियर का मतलब होता है बाउंड्री, ओके, दायरा, बाहर का बाउंड्री, पेरिफेरल, वेरी गुड, बाउंड्री। बाउंड्री का स्पेलिंग DERY नहीं है, DARY। ये बोल रहे हैं कि द फ्रंटियर्स ऑफ साइंस डू नॉट एंड इन नॉलेज, ठीक है। नॉलेज का, साइंस का अंत, साइंस का बाउंड्री सिर्फ नॉलेज तक ही नहीं है, साइंस का अंत नॉलेज के बाउंड्री तक ही नहीं है, सिर्फ साइंस नॉलेज पे ही एंड नहीं होता है, बट आर डैश टू द फॉर्मेशन ऑफ अप्लायंसेस फॉर एक्चुअल यूज। इसका मतलब है साइंस में सिर्फ नॉलेज ही नहीं लेना है, बट साइंस को हमें प्रैक्टिकल यूज में भी लाना है। अप्लायंस वगैरह, जैसे आप कोई थ्योरी डेवलप करते हो, फिर अप्लायंस कोई चीज़ बन के आता है, तो जो अप्लायंस बन रहा है वो तो प्रैक्टिकल नॉलेज है आपका। बताना क्या होगा आंसर। साइंस सिर्फ नॉलेज तक ही, साइंस का दायरा, साइंस का बाउंड्री सिर्फ नॉलेज तक भी नहीं है, साइंस को हमें प्रैक्टिकल यूज में भी, एक्चुअल यूज में भी लाना है। तो यहाँ पे इम्प्लाइड दिया था बच्चों ने, बट इम्प्लाइड गलत मीनिंग है। इम्प्लाई का मतलब ही होता है मीनिंग। व्हाट डू यू इम्प्लाई, व्हाट डू यू मीन, इम्प्लाई गलत है। एक्सटेंडेड, यस, वेरी गुड। एक्सटेंड का मतलब क्या होता है? एक्सटेंड करना मतलब फैलाना, किसी चीज़ का दायरा बढ़ाना। तो यहाँ जो फ्रंटियर है ना, ये फ्रंटियर बाउंड्री, बाउंड्री प्लेस के सेंस में, ठीक है। द फ्रंटियर्स ऑफ साइंस, ये बोल रहे हैं साइंस का बाउंड्री, साइंस का प्लेस सिर्फ नॉलेज तक ही नहीं है, बट बल्कि इसका दायरा और भी बड़ा है। यस, एक्सटेंडेड, एक्सटेंड करना मतलब किसी चीज़ का दायरा और भी बढ़ाना, ओके। इम्प्लाइड नहीं है, इम्प्लाइड का मतलब तो मीनिंग ही। कई बच्चे ये तो नहीं सोच रहे हैं, अप्लाई से तो कंफ्यूज नहीं कर रहे हो आप लोग। अप्लाई का मतलब अलग है, अप्लाई करना मतलब किसी चीज़ को प्रैक्टिकली लागू करना, बट ये अप्लाई नहीं है, ये इम्प्लाई। इम्प्लाई का मतलब होता है डिनोट, मीनिंग बताना। एक्सटेंडेड, एक्सटेंड करना मतलब उसका दायरा बढ़ाना। जैसे आपके एग्जाम्स को भी एक्सटेंड कर दिया जाता है। अच्छा, इनके मेरा 1 रॉन्ग है, चलो बताओ इनके कौन सा रॉन्ग है आपका? एक्सटेंडेड होगा। तो एक क्लोस्टर्स बना के आपको इतना पता तो चला होगा ना कि कैसे कैसे वर्ड्स को चुनते हैं। अपना दिमाग नहीं लगाना है, क्लोस्टर्स का हर लाइन एक दूसरे से कनेक्टेड है, और इसी कंटिन्यूटी को ध्यान में रखते हुए हमें ब्लैंक्स को भी फिल करना है। जब लगने लगे ना ये भी आंसर है, ये भी आंसर है, तो ध्यान से देखो आगे पीछे के लाइन्स, वहीं आंसर मिल जाए। मज़ा आ रहा है क्लोस्टर्स में, वेरी गुड। अभी पहला क्लोस्टर्स में कहाँ से मज़ा आ गया, अब एक खतरनाक लेके आऊँगी, तुरंत मोरल डाउन हो जाएगा। एसोसिएट नहीं होता, एसोसिएट करना मतलब किसी दो चीज़ को जोड़ना। तो ये बोल रहे हैं ना बट आ गया, देखो आनंद, आनंद नहीं आदित्य, बीच में बट आ गया है। तो ये बोल रहे हैं साइंस का बाउंड्री सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, बट जबकि इसका दायरा और भी बड़ा है। एसोसिएट करना तो जोड़ने के सेंस में। यस राजेश, ठीक है, चलो आज अभी एंड करती हूँ मैं इसको। अब हम चलते हैं अपने ग्रामर पोर्शन पे, ओके। इसको हटा देना। हाँ, मेरा 2 रॉन्ग है, और करवाओ, इतना जोश ठीक नहीं है, और करवाओ, और करवाओ क्लोज टेस्ट। धीरे 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 छोटे छोटे लेवल से फिर हम अपनी लेवल को ऊपर ले जाएंगे। दीपक बोल रहे हैं मेरा सभी सही है, आपका दीपक सब सही है, इसका मतलब है दाल में काला है कुछ। इतना कैसे है कि सब सही हो जाएगा? Divi says कि please if you people are ready to do one close test then I am also ready to work with you. मुझे अच्छा लगा कि पीपल को क्लोज टेस्ट में इंटरेस्ट है, नहीं तो कुछ को तो मन ही नहीं होता है। इसको ठीक कर लेना है बोर्ड वगैरह। अच्छा था क्लोज टेस्ट, अभी और भी अच्छा वाला लाऊंगी। हाँ, इनका सब ठीक कर, मुझे पूरा बोर्ड वो सब हटा देना है ना। मेरे पास बोर्ड कैसे आता है? हाँ, ऐसे ही रहता है ना हमेशा। हाँ हाँ, ऐसे ही चाहिए। एकदम दीपक परेशान होने की ज़रूरत नहीं। मैंने क्या देखा ना, जो मैंने प्री प्लस मेंस का आपको दिया है, ठीक है प्री प्लस मेंस का दिया है, उसमें कई सेंटेंसेस ना पार्टिसिपल और इन्फिनेटिव का है, ओके। तो मैंने उसीलिए सोचा कि पहले मुझे पार्टिसिपल और इन्फिनेटिव खत्म कर लेना, उसके बाद करवा दूंगी। चलो आगे बढ़ते हैं, स्लोली स्लोली लेके चलिए, नहीं तो एनर्जी, आपकी एनर्जी कहाँ से खत्म होगी भाई।
कल हमने मेंस का गलत होता है हमेशा। मेरे 2 गलत हो गए हैं बस, चलो इंप्रूव हो जाएगा, नो नीड टू वरी। कल हमने किया था जीरेंट्स, और यहाँ पे थोड़ा सा बच्चों को दिक्कत आ रही थी, और मैंने बोला था कि चलो पहले मुझे बताओ कि एक बार वीडियो जाके देखे थे, फिर से करने की ज़रूरत है या छोड़ दूँ? मैंने आपको बोला था ना घर जाके वीडियो देखना। धीरे, नो नीड टू वरी अमर, वो धीरे धीरे इंप्रूव हो जाएगा। चलो बताओ कि पार्टिसिपल के पहले कोई भी प्रोनाउन आ गया ऑब्जेक्टिव केस, और जीरेंड के पहले कोई भी प्रोनाउन आ गया नाउन या प्रोनाउन पोजेसिव केस। घर जाके आपने, घर जाके क्या, आप लोग तो घर ही में हो, सॉरी, आपने फिर से दोबारा वीडियो देखा था? इसको करवाने की जरूरत है या आगे बढ़ूं? कुछ सेंटेंस करवा दीजिए। आई एम वेरी एनर्जेटिक, यस आई एम वेरी, छोड़ दो मैम बोल रहे हैं, समझ आ गया? Do one close test, very good. I'll take all your suggestions into consideration. We will do close test. समझदार बच्चे बैठे हुए हैं सब, जो क्लोज टेस्ट करने के लिए बोल रहे हैं। आई सी वीडियो नहीं, आई सॉ द वीडियो, पास्ट टेंस में कल देखा था ना। चलो क्लियर हो गया, उसको करवाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, रुपेंद्र ने पहली बार क्लोज टेस्ट किया है, ओके। इसमें इंक की ज़रूरत पड़ेगी। चलो अब एकदम आराम से, 10 सेंटेंस करने की नहीं है, एक ही सेंटेंस में समझ जाना है। हिंदी ट्रांसलेशन नहीं करना है। चलो अब ध्यान से देखो। आई डिसलाइक, डिसलाइक मुझे नापसंद करना, एक है हिम और एक है हिज। आई डिसलाइक, पहले मैं जो सेंटेंस जो पूछ रही हूँ उसका आंसर दोगे तो आंसर क्लियर हो जाएगा, दिक्कत नहीं होगी। आई डिसलाइक डैश क्राइंग ऑल द टाइम। आपको दिक्कत क्या चीज से है? आपको क्या चीज पसंद नहीं आ रहा है? आपको क्या चीज पसंद नहीं आ रहा है? आई किसको पसंद नहीं कर रहे? आई हिम को पसंद नहीं कर रहे हैं, या हिम का रोना पूरे समय उन्हें पसंद नहीं आ रहा है? आई डिसलाइक, मुझे हिम का या मुझे हिज का रोना पूरे समय, मुझे वो चीज़ पसंद नहीं है। तो वो मैं जो हूँ, आई जो है हिम को डिसलाइक नहीं कर रहा है। आई को नफरत है क्या चीज़ से? उसके रोने से, उसके रोने से। ठीक है, तो यहाँ क्राइंग क्या हो गया है? ठीक है, क्या चीज़ से? जब भी क्या का आंसर पूछना हो ना, जैसे देखो 2 तरीके से आप कर सकते हो। जब भी आप क्या पूछोगे, क्या का आंसर आएगा तो उसको नाउन मान लेगा ना, और उसको जीरंड मान लेना। आपको क्या पसंद नहीं है? उसका रोना, इसका मतलब है ये जीरंड है। और एक तो ना वाला ही है ना, उसका रोना उसे पसंद नहीं है। हिम को डिसलाइक नहीं कर रहा, उसके रोने को, तो हिज ओके। आई डोंट ऑब्जेक्ट, आप मुझे मेरे घर के नाम से बुलाओगे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है।
उसको दिक्कत क्या चीज से है, उसे दिक्कत क्या चीज से नहीं है। आई डोंट ऑब्जेक्ट, मुझे क्या चीज से ऑब्जेक्शन नहीं है। मुझे यू से ऑब्जेक्शन नहीं है कि मुझे यू का मेरे घर के नाम से पुकारना में ऑब्जेक्शन नहीं है। क्राइंग करना पसंद नहीं है, और उसका मुझे पुकारना, कॉलिंग माई पेट नेम से पसंद नहीं है। तो ये क्या हो जाए, योर। ओके, आज तो सब सही आंसर दे भाई, आज तो सब सही आंसर आ रहा है। यस, सोनू ने करेक्ट आंसर दिया है। आई डैश हिम या हिज लिविंग द हाउस। आई सॉ, आपने क्या देखा, ठीक है। आपने, अब देखो आपने क्या देखा, आपने हाउस को छोड़ते हुए देखा या आपने हिम को घर छोड़ते हुए देखा? आपने देखा किसको? रुपेंद्र ने भी सही है, रुपेंद्र ने सेकंड का आंसर रॉन्ग दिया। आपने किसको देखा? आपने घर छोड़ने को नहीं देखा ना, घर छोड़ने को नहीं देखा, आपने हिम को देखा घर छोड़ते हुए। सो दिस इज दिस। तो ये हमारा पार्टिसिपल था। पार्टिसिपल के पहले ऑब्जेक्टिव, जीरंड के पहले सब्जेक्टिव, क्योंकि जीरंड नाउन है, नाउन पॉजेसिव केस के साथ यूज हो। आज तो करेक्ट आंसर आ रहा है। चलो, क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं अब। आई सॉ हिम लीविंग, मैंने हिम को देखा घर छोड़ते हुए। अगर ऐसा रहता, यही वाला सेंटेंस को मैं थोड़ा सा बदल रही हूं। जैसे मैंने लिखा आई सॉ हिम क्राइंग या आई सॉ हिज क्राइंग। चलो बताओ, लास्ट वाला सेंटेंस बताना, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। आपने लिविंग द हाउस को निधि नहीं देखा, आपने हिज, उसके घर छोड़ने को नहीं देखा, आपने उसे देखा घर छोड़ते हुए। हम लिविंग को नहीं देख सकते। आई सॉ हिम क्राइंग या आई सॉ हिज क्राइंग। वेरी गुड। मैंने क्राइंग को नहीं देखा, मैंने उसे देखा रोते हुए। देखा तो इस व्यक्ति को ना, ये हो जाए। आज तो करेक्ट आंसर आ रहे। आई सॉ हिज क्राइंग, हिज क्राइंग कहां से हो जाएगी? मैं सेट्स में दे दूंगी, नो नीड टू वरी। मैंने उसे देखा, क्राइंग को नहीं देखा मैंने उसे रोते हुए देखा। चलो, करेक्ट आंसर है, इसका मतलब समझ में आ गया। आज आगे बढ़ते हैं अब। कल मैंने आपको बताया था कुछ फ्रेजेस जो जीरेंट्स लेते हैं, ठीक है। कुछ फ्रेजेस जो जीरेंट लेते हैं, जिसमें हैबिचुएटेड टू, यूज टू बताया। अब आगे चलते हैं। अब मैं आपको कुछ वर्ड्स देती हूं जो अपने साथ जीरेंट लेता है, ठीक है। सर्टेन वर्ड्स लिख लो इसको। बुक में आपको बहुत सारे वर्ड्स मिल जाएंगे, ठीक है, बट हम कुछ इंपॉर्टेंट वाला कर लेंगे, ठीक है। यस, विकास आपका सब सही हो रहा है। आज तो मेरा सब सही हो रहा है, बस खुश नहीं होना है। कल मैंने आपको बताया था कुछ फ्रेजेस है जो जीरेंट्स लेते हैं, जिसमें आपको करवाया था हैबिचुएटेड टू, यूज टू, एडिक्टेड टू, ये सब करवाया था। सब प्रेपोजिशनल फ्रेज है, ठीक है। और इसमें टू लगा है, और टू क्या है? टू प्रेपोजिशन है, और जहां भी प्रेपोजिशन आ गया तो प्रेपोजिशन के बाद नाउन आएगा, और वर्ब को नाउन बनाने के लिए आईएनजी लगा दो, और आईएनजी हमारा जीरेंट ही होता है, ठीक है। यस, दिस इज 5th पॉइंट। अब आ जाओ नेक्स्ट वाला। जहां भी प्रेपोजिशन आ गया ना, जिस वर्ब के साथ प्रेपोजिशन आ गया,
ठीक है, जिस वर्ड के वर्ब के साथ प्रेपोजिशन आ गया तो वहाँ तो हमेशा जीरेंड ही आएगा, क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद हमेशा जीरेंड ही आता है। अब आ जाओ, सर्टेन वर्ड्स दे टेक जीरेंड्स। इसमें तो सबसे पहले याद कर लो एब्सटेन, एब्सटेन फ्रॉम, रिफ्रेन फ्रॉम, सबके साथ जीरेंड आ रहा है, सॉरी प्रेपोजिशन आ रहा है। सबका मीनिंग बता रही हूं, पहले आप लिखते जाओ। कई तो प्रेपोजिशन के साथ है वो जीरेंड लेगा, कई बगैर प्रेपोजिशन के साथ भी जीरेंड लेता है। इसको डील करेंगे अलग से। पहले लिखते जाइए, फिर मैं मीनिंग बताऊंगी। इसको मैं याद करने का तरीका भी बताऊंगी, कैसे पता चलेगा कि वहां जीरेंड होगा या वहां पे इन्फिनेटिव होगा। पहले आप लिखते जाओ। डिनाइड, स्टॉप, रिमेंबर, इट्स नो यूज, couldn't help, couldn't stop या couldn't help। एक तो हमारे सबसे इंपॉर्टेंट वर्थ, इसको हम अलग से डील करेंगे। ये प्री में आ चुका है, इस बार के प्री में भी आया है और पिछले बार 17 में भी आया था। इसको भी डील करेंगे अलग। इसको लिखो, फिर और भी कुछ वर्ड्स दे रही। ये वाला पहले पूरा लिख लो, उसके बाद मैं बताती हूँ, और भी है। अकस्टम टू के साथ, जैसे ही इज अकस्टम टू हार्ड वर्क, वो तो सही है, बट अकस्टम टू के साथ याद रखना आईएनजी तभी आएगा ना जब उसके बाद कोई वर्ब हो। प्रेफर के बाद टू होता है, बट कभी कभी टू नहीं भी होता। बताती हूँ एक मिनट। परसिस्ट, एब्सटेन फ्रॉम, रिफ्रेन फ्रॉम, अवॉइड, इंसिस्ट, परसिस्ट। पहले सबका मीनिंग बता देती हूँ। एब्सटेन का मतलब है दूरी बनाना, किसी चीज से परहेज करना। रिफ्रेन का मतलब भी है किसी चीज से दूरी बनाना, परहेज करना, किसी चीज से लंबे समय से दूरी बना रहे हो। इफ यू आर अवॉइडिंग समथिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक दूरी बना रहे हो, एब्सटेन। थोड़े समय के लिए रिफ्रेन, और दोनों अपने साथ फ्रॉम लेता है। और जहाँ भी प्रेपोजिशन आएगा उसके बाद जीरेंड का आना जरूरी है। प्रेपोजिशन के बाद जीरेंड आएगा, ठीक है। अवॉइड, अवॉइड कोई प्रेपोजिशन नहीं लेता है, बट फिर भी ये जीरेंड लेता है। बट क्यों लेता है मैं बताऊं। इंसिस्ट करना किसी चीज पे जोर डालना, कुछ चीज को मैं डील करना है अलग से। प्रेफर, वर्थ, ये सबको अलग से करेंगे। परसिस्ट करना मतलब किसी चीज में इंसिस्ट करना, इस किसी चीज पे जोर डालना। इंसिस्ट के साथ ऑन लगेगा, ऑन प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन लगेगा तो उसके बाद जीरेंड आएगा ही। परसिस्ट का मतलब है किसी चीज में कंटिन्यू रहना, धैर्यता बनाए रखना, ठीक है। अभी मैं बता रही हूँ। इंजॉय, वर्ड भी इंजॉय तो पता ही है। सिक ऑफ मतलब तंग हो जाना, परेशान हो जाना। टायर्ड ऑफ, थक जाना। कॉन्फिडेंट तो पता ही है। कॉन्फिडेंट के साथ साथ एक बगल में केपेबल भी लिख लो, यहाँ पे केपेबल भी लिख लो। केपेबल ऑफ, योग्य,
ठीक है, इसमें भी ऑफ लगा। माइंड करना इज एतराज करना। प्रेफर तो पता है, किसी एक के मुकाबले किसी दूसरे चीज को ज्यादा प्राथमिकता देना। नहीं, ये कुडंट स्टॉप अलग है, ये इट्स नो यूज कोई काम का नहीं, ये अलग है। डिनाई करना मतलब नकारना, स्टॉप करना रोकना, रिमेंबर तो याद रखना, इट्स नो यूज कोई काम का नहीं। कुडंट स्टॉप अपने आप को रोक नहीं पाना, कुडंट हेल्प ना कर पाना, वर्थ अलग है। ठीक है, और एक और वर्ड ले लो, प्रिवेंट। प्रिवेंट का मतलब भी रोकना, स्टॉप का मतलब भी रोकना, प्रिवेंट का मतलब भी रोकना। प्रिवेंट के साथ भी फ्रॉम आता है, प्रोहिबिट के साथ भी, प्रोहिबिट का मतलब है निषेध, रोकना, फ्रॉम आता है। जहाँ प्रेपोजिशन आएगा उसके बाद आईएनजी आएगा। डिबार करना भी रोकना। ठीक है, चलो अब मैं एग्जाम्पल्स दूंगी, अभी कुछ और वर्ड्स लिख लो, उसके बाद एग्जाम्पल्स दे रही हूँ। और आपको लग रहा है ना कि कैसे याद रखेंगे कि यहाँ पे आईएनजी आएगा या यहाँ पे 2+B1 आएगा। अब मैं उसको बताती हूँ आंसर। यस दीपक, आई कैन अंडरस्टैंड। दीपक बोल रहे हैं मैम वर्थ से सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन आया था। यस, वर्थ वाला हमेशा आता है दीपक, ये पिछले साल सीजीएल के प्री में भी आ चुका है। क्या सीएचएसएल का क्या नंबर वगैरह सब ठीक ठाक आया है जिसने एग्जाम दिया था सीएचएसएल? आदित्य, ही सॉ, मेरे वॉशिंग को नहीं देखा उसने मुझे देखा कपड़े साफ करते हुए। ही सॉ मी वॉशिंग द क्लोथ्स। उसने क्या देखा ये नहीं देख रहे, उसने मुझे देखा कपड़े धोते हुए। हाँ रिंकू, ये तो रिंकू ने बोला है कि जहां प्रेपोजिशन लगा है वहां तो चलो फिक्स है कि वहां पे आईएनजी आएगा, बट कुछ सेंटेंसेस ऐसे भी है जहां पे प्रेपोजिशन नहीं है बट वहां भी आईएनजी आएगा। बट ऐसा क्यों? इट्स नो यूज। इट्स नो यूज का मतलब है कोई काम का नहीं। चलो आते हैं, ये लिख लिया होगा। एक दो वर्ड और लिख लो। 144.5, चलो ठीक ठाक मार्क्स है। पिछले बार कितना 140 प्लस गया था ना पिछले बार। अब देखो कुछ और वर्ड्स लिख लो। सक्सीडेड इन भी लेता है, इन है प्रेपोजिशन है तो जीरन लेगा। इंटरेस्टेड इन, फॉर्चुनेट मतलब लकी है, फॉर्चुनेट इन। बेंट ऑन का मतलब है एकदम अड़ जाना, एकदम दृढ़ निश्चय ले लेना, डिटरमिन्ड हो जाना। सबके साथ लगा है ना बेंट ऑन। और एक वर्ड आता है हेल बेंट ऑन। हेल बेंट ऑन का मतलब भी एकदम अड़ जाना, एकदम जिद पकड़ लेना। बड़ा और आना चाहिए सचिन, इंग्लिश में तो और नंबर आना चाहिए था। कॉन्फिडेंट होना मतलब हाँ एकदम आत्मविश्वास, अपने आप पे भरोसा होना। यू आर कॉन्फिडेंट ऑफ विनिंग द रेस, आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ क्रैकिंग द एग्जाम्स। आत्मविश्वास। सब में प्रेपोजिशन लगा है ना, तो अंडरस्टूड है कि ये क्या लेगा, जीरंड लेगा, आईएनजी लेगा। प्रेपोजिशन लगा है तो आईएनजी लेगा। अब ध्यान से सुनोगे, जब मैंने पहला दिन मैंने नॉन फाइनाइट वर्ब स्टार्ट किया था तो मैंने आपको बोला था इन्फिनिटिव डील किया था और वहां पे जीरंड डील किया था। ठीक है, इन्फिनिटिव भी डील किया था और जीरंड भी डील। ध्यान से सुनोगे तब आपको दिक्कत नहीं होगी। इन्फिनिटिव किसे बोलते हैं? 2+V1। और इन्फिनिटिव भी नाउन का काम करता है, और नाउन का काम करता है इसका मतलब है उस इन्फिनिटिव को क्या होना है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। ओके, और जो हमारा जीरंड है वो भी तो आईएनजी फॉर्म में नाउन का काम करता है, और उस आईएनजी को नाउन बनने के लिए क्या होना होगा, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा कि मैम कैसे पता चलेगा कि इन्फिनिटिव भी तो नाउन का काम कर रहा है और जीरंड भी तो नाउन का काम कर रहा है, तो कैसे पता चलेगा कि किस वर्ड के बाद जीरंड डालना है, आईएनजी डालना है, और किस वर्ड के बाद इन्फिनिटिव डालना है। एक तो आपका क्लियर है कि जब भी प्रेपोजिशन आ गया
तो प्रेपोजिशन के बाद इन्फिनिटिव डालोगे या जीरेंड डालोगे? पहले मुझे ये बताओ, एक पॉइंट यहां पे क्लियर कर लेते हैं. आई वॉन्ट यू पीपल टू टेल मी. जल्दी से बताओ. जब प्रेपोजिशन आ गया, टू, फॉर, फ्रॉम, ऑन, जब प्रेपोजिशन आ गया तो 100% कंफर्म है कि क्या आएगा? बताओ भाई फटाफट. वेरी गुड एनके. जीरेंड, जीरेंड प्रशांत. यस, जब प्रेपोजिशन आ गया तो कंफर्म है कि आईएनजी आएगा. दिक्कत कब होगी? जब प्रेपोजिशन ना हो, और तब आपको डिसाइड करना है कि आईएनजी लगाएं या इन्फिनिटिव लगाएं, जीरेंड लगाएं या इन्फिनिटिव लगाएं. ओके, चलो अब उस पर डील करते हैं. आप अपने कॉपी में ऐसा एक हेडिंग डाल सकते हो, इन्फिनिटिव और जीरेंड, और क्वेश्चन मार्क डाल दो. इन्फिनिटिव की जीरेंड, इन्फिनिटिव यूज होगा कि जीरेंड यूज होगा? अब देखो, जीरेंड कहाँ यूज करेंगे? जहां भी कहीं पे कारण बता रहे हो, किसी चीज का कारण बता रहे हो तो वहां पे जीरेंड यूज करोगे. कोई भी चीज एज अ हैबिट यूज हो रहा है, उसके लिए जीरेंड यूज करोगे. कोई भी चीज एज एन एक्टिविटी, एक्टिविटी मतलब एक क्रिया के रूप में. एक्टिविटी मतलब समझ रहे हो? यहाँ एक्टिविटी का मतलब वो एक्शन मत समझ लेना. जैसे स्विमिंग आपका एक्टिविटी है, फेवरेट एक्टिविटी है. एक्टिविटी मतलब पास टाइम, जिसे आप शौकिया तौर पे, जिसे आप एज अ हैबिट करते हो. ठीक है. जहाँ भी कारण बताया जा रहा है, जहाँ भी हैबिट बताया जा रहा है, जहाँ भी एक्टिविटी बताया जा रहा है, वहाँ पे क्या यूज करोगे? जीरेंड यूज करोगे. और इन्फिनिटिव कहाँ पे यूज करोगे? जहाँ भी किसी चीज का पर्पस बताया जा रहा है. पर्पस मतलब उद्देश्य. जहाँ भी पर्पस बताया जा रहा है, जहाँ भी आप किसी चीज़ को ऑर्डर कर रहे हो, जहाँ भी आप कोई चीज़ का सजेशन दे रहे हो, जहाँ भी कुछ एडवाइस दे रहे हो, ठीक है, एडवाइस, सजेशन, ये सब के लिए, पर्पस के लिए क्या यूज करोगे? इन्फिनिटिव. ओके, जरा बताना शिवा कि टू के बाद कब V4 आता है, जरा बताना मुझे. टू के बाद कब V4 आता है शिवा? चलो जल्दी से बताओ. आपने बोला मैम टू के बाद V1 और V4 भी आता है, लेकिन आप मुझे बताओ, V1 तो सबको पता है कि 2 + V1 आता है. एक बार मुझे बताओ कि V4 कब आता है, उसके बाद फिर मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगी. मैम मैंने भी जीरेंड ही बोला था. मैं किसी को इग्नोर नहीं करती हूँ भाई. आप मेरे दुश्मन हो भाई कि मैं आपको इग्नोर करूंगी? आपके कमेंट्स दिख जाते हैं, मैं आंसर कर देती हूँ. मैं क्यों इग्नोर करूंगी? आप मेरे स्टूडेंट्स हो, पड़ोसी नहीं हो मेरे आप. चलो बताओ, जल्दी से बताओ शिवा. आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर. यस, निधि ने सही आंसर दिया कि टू के साथ आईएनजी कब आता है. हाँ, टू के साथ आईएनजी कब आता है? जब वो टू एक फ्रेज का हिस्सा हो. जैसे अभी मैंने बोला ना, हैबिचुएटेड टू, हैबिचुएटेड टू, यूज टू. ठीक है, ये सब हमारा प्रेपोजिशन है. ये प्रेपोजिशन है, किसी फ्रेज का हिस्सा है. फ्रेज का हिस्सा मतलब बगैर टू का ये वर्ड एग्जिस्ट ही नहीं करता है. हैबिचुएटेड नहीं बोलोगे. हैबिचुएटेड जब भी रहेगा टू, यूज्ड रहेगा यूज टू, हैबिचुएटेड टू, गिवन टू, टेकन टू, एडिक्टेड टू. ठीक है, तो टू के साथ आईएनजी तब आता है जब कोई फ्रेज हो. ठीक है, विथ अ व्यू टू, लुकिंग फॉरवर्ड टू. यस, जब वो, वेरी गुड आकाश, जब वो प्रेपोजिशन की तरह काम करे, किसी फ्रेज का हिस्सा हो, उस टू को हटाओगे ना तो उस वर्ड का कोई मीनिंग ही नहीं आएगा. ये ऐसे ही बोल दिया है, दुश्मन नहीं होते पड़ोसी. चलो अब मैं एग्जाम्पल्स देना शुरू करती हूँ. पहले मुझे बताओ कि ये क्लियर हो रहा है? रिस्पॉन्ड करो फटाफट. कब जीरेंड लगाएंगे, कब इन्फिनिटिव लगाएंगे? कॉज बताना हो, कोई एक्टिविटी, कोई हैबिट बताना हो तो जीरेंड लगा देना.
किसी को ऑर्डर कर रहे हो, किसी को एडवाइस दे रहे हो, कोई उद्देश्य पर्पस की बात हो रही है, तो वहां पे आप इन्फिनेटिव लगा देना। जल्दी से बताओ। यस सर यार, वो प्रेपोजिशनल फ्रेज है, हिस्सा है, उसीलिए उसके साथ आईएनजी आ रहा है। गॉट यूज टू के साथ भी V4 आएगा, वहां यूज टू, यस वहां यूज टू एज एन एडजेक्टिव यूज हो रहा है। क्योंकि ना आप देखोगे कि आप बुक्स पढ़ोगे, बुक्स तो चलो आपको नॉलेज देते हैं, बट कभी कभी बुक्स इतना क्लियरली नहीं समझा पाते हैं, क्योंकि टीचर को पता होगा ना, बुक्स को कहाँ पता होता है, टीचर को पता होता है कि बच्चों को कहाँ कहाँ दिक्कत आ सकती है। उनके मन में तो आएगा कि जीरेंड भी नाउन है, इन्फिनेटिव भी नाउन है, कैसे पता चलेगा कहाँ जीरेंड यूज करे कहाँ नाउन यूज करे। प्रेपोजिशन है तो चलो ठीक है, आईएनजी होगा, जीरेंड है, बट अगर प्रेपोजिशन नहीं है तब दिक्कत आ सकती है। प्रेपोजिशन हो, उसके बाद जीरेंड हो, उसके बाद क्या यूज करना चाहोगे? चलो पहला सेंटेंस देखो, ही अवॉइड्स टू स्मोक इन द ऑफिस आवर्स। अब मैंने क्या बताया? अवॉइड वर्ड। चलो बताओ, अवॉइड वर्ड के साथ कौन सा प्रेपोजिशन आता है? अगर मुझे मनोज ग्रामेटिकली पूछते हो ना, हाँ एग्जाम्पल दे रही हूँ नवीन, एग्जाम्पल के थ्रू ही सब समझा रही हूँ। ओके मनोज, आप मुझे ग्रामेटिकली पूछते हो कि एडवाइस और सजेशन में क्या डिफरेंस है, तो एडवाइस के साथ टू लगता है, सजेशन सॉरी एडवाइस के साथ टू नहीं लगता है, सजेस्टेड के साथ टू लगता है। देखो ये देखो, ही एडवाइज्ड मी और फिर लिखा मैंने ही सजेस्टेड मी। मैं तो ग्रामेटिकल डिफरेंस बताऊंगी, ये सही है, एडवाइस के साथ टू नहीं लगता है, बट ही सजेस्टेड मी नहीं होगा, ही सजेस्टेड टू मी। बट बोलते समय हम गलत बोल देते हैं, ही सजेस्टेड मी बोल देते हैं, वो गलत है, ही सजेस्टेड टू मी। नेक्स्ट पहला वाला सेंटेंस देखो, हाँ अवॉइड के साथ कौन सा प्रेपोजिशन लगता है?
अवॉइड के साथ कोई प्रेपोजिशन नहीं लगता, और जब कोई प्रेपोजिशन नहीं लगता है तब आपको दिक्कत आएगी। जब प्रेपोजिशन लगता है तो क्लियर है कि आईएनजी आएगा, जीरेंड आएगा, बट यहाँ तो कोई भी प्रेपोजिशन नहीं है, तब आपके दिमाग में आएगा कि इन्फिनेटिव लगाएं या जीरेंड। ये तो इन्फिनेटिव है बट यहाँ हमें जीरेंड चाहिए, क्यों? अवॉइड वर्ड अपने साथ हमेशा जीरेंड लेता है, ऐसा क्यों? ये देखो यहाँ पे, यहाँ स्मोकिंग के थ्रू क्या बताया जा रहा है, यहाँ स्मोकिंग हैबिट, उसे स्मोकिंग ऑफिस आवर में स्मोकिंग पसंद नहीं है, स्मोकिंग की हैबिट उसे पसंद नहीं है, स्मोकिंग एज एन एक्टिविटी उसे पसंद नहीं है। और जब एक्टिविटी और हैबिट की बात हो रही है तो हम इन्फिनेटिव नहीं लगाते, क्या लगाते हैं? जीरेंड लगाते हैं। ओके, नेक्स्ट, ही प्रेफर्स टू रीड द ड्रामाज ऑफ शेक्सपियर, उसको शेक्सपियर के ड्रामाज पढ़ने पसंद है। तो यहाँ पे अब मुझे बताओ कि ये ड्रामा पढ़ना क्या बता रहा है? उसे पसंद है शेक्सपियर का ड्रामा पढ़ना, तो यहाँ क्या क्या लूँ? यहाँ पे यहाँ एक्टिविटी है, हैबिट है, क्या है? बताना। हैबिट है, यस, उसकी हैबिट है, उसे वो एज एन एक्टिविटी, ओके, एज एन एक्टिविटी, एज एन हैबिट वो शेक्सपियर का ड्रामा पढ़ता है। और हैबिट और एक्टिविटी के लिए रीडिंग, आईएनजी, जीरेंड। ही वेंट टू सी हिज पेरेंट्स या ही वेंट सीइंग हिज पेरेंट्स, यहाँ क्या बताया गया? वो क्यों गया? अपने पेरेंट्स को देखने गया। तो यहाँ तो उद्देश्य बताया जा रहा है ना, पर्पस बताया गया, ठीक है, यहाँ पर्पस बताया गया, यहाँ पर्पस बताया जा रहा है, और पर्पस के लिए जीरेंड नहीं होता, इन्फिनेटिव होता है। यस, नेक्स्ट आ जाओ। हाँ, ये तो देखो, इट्स नो यूज टू, ये तो एक हमारा कहावत है, इट्स नो यूज टू क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, दूध उबल के गिर जाए उसके बाद रोने से कोई फायदा नहीं है। तो ये भी लोगों की हैबिट होती है, लोगों की हैबिट होती है, जब चिड़िया चुग गई खेत तो उसके बाद वो पछताना शुरू करते हैं। हाँ, ये क्या है बताना, क्या होगा? इट्स नो यूज क्राइंग। कुछ लोगों को रोने की आदत होती है, जब मौका खत्म हो जाता है, मौका गंवा देते हैं, उसके बाद रोने की हैबिट होती है। ही इंसिस्टेड, अब देखो ये सेंटेंस पे ध्यान दोगे, क्योंकि बच्चे, ये भी हमारे एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है, बच्चे तो रट के चले जाते हैं। इंसिस्ट का मतलब है किसी चीज़ पे जोर डालना है, और इंसिस्ट वर्ड अपने साथ ऑन लेता है। ऑन क्या है? प्रेपोजिशन, और जब प्रेपोजिशन लेगा तो बाद में आईएनजी आएगा, बाद में कोई एक नाउन आएगा। बट कभी कभी इंसिस्ट के साथ ऑन नहीं भी आता है। सीइंग एज अ जीरेंड होता है नरेन, सीइंग वर्ड होता है, सीइंग इज बिलीविंग, ठीक है, सीइंग इज बिलीविंग होता है, एज अ जीरेंड यूज करेंगे। नेक्स्ट बताओ, उसने जोर डाला कि मैं तो वहां जाऊंगा। अभी मैंने बोला कि ध्यान से जो मैं बोल रही हूं उसको ध्यान से सुनोगे। अभी मैंने बोला कि इंसिस्ट वर्ड अपने साथ ऑन लेता है, जब ऑन लेगा, प्रेपोजिशन लेगा, तो बाद में कोई नाउन आएगा, जीरेंड के रूप में कोई नाउन आएगा। बट कभी कभी इंसिस्ट के साथ ऑन नहीं आता है, जब ऑन नहीं रहेगा तो जीरेंड भी नहीं लेगा। ये देखो, ही इंसिस्टेड टू गो देयर, यहाँ तो पता चल रहा है ना उसने किस चीज़ पे इंसिस्ट किया। उसने इंसिस्ट किया वहाँ जाने के लिए, तो ये गो को गोइंग करेंगे और साथ में ऑन भी लगाएंगे, ठीक है। उसने इंसिस्ट किया किसी चीज़ पे, कहाँ पे? कहीं जाने पे, तो ऑन गोइंग लगेगा। बट यहाँ देखो इंसिस्ट, यहाँ इंसिस्ट के बाद सीधा डैट आ जा रहा है, ये नहीं पता चल रहा है कि वो किस चीज़ पे इंसिस्ट कर रहा है। यहाँ तो इन्होंने दैट लगा दिया, ही इंसिस्टेड दैट ही शुड गो देयर, उसने बोला कि उसे वहाँ जाना चाहिए। अब बताओ कि ये दैट क्या है यहाँ पे? व्हाट इज दैट ओवर हियर? यस, प्रेपोजिशन के बाद जीरेंड आएगा प्रशांत, बट याद रखना है कि जीरेंड तभी बनाओगे ना जब उसके बाद कोई वर्ब हो, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ कि ही इज सिक ऑफ लाइफ, अभी तो मैंने बोला प्रशांत कि सिक ऑफ के साथ आईएनजी लगेगा, बट यहाँ तो सिक ऑफ के बाद लाइफ आ गया, लाइफ का तो आईएनजी नहीं बनेगा। टू भी हटेगा, इट्स नो यूज, टू भी हटेगा, इट्स सिंपली इट्स नो यूज क्राइंग। हाँ चलो बताओ, यहाँ तो ये सही है। ये दैट क्या है बताना जरा, व्हाट इज दैट? दैट इज अ कंजंक्शन, यस। उसने इस चीज पे जोर डाला कि उसे वहां जाना चाहिए,
तो क्या यहाँ आईएनजी आएगा? यहाँ आईएनजी कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं जिसका आईएनजी बनाओगे। बट यहाँ तो टू गो था, इसका आप आईएनजी बना सकते हैं, गोइंग, क्योंकि इस चीज़ पे उसने जोर डाला, ऑन है, ऑन लेता है इंसिस्ट, प्रेपोजिशन लेगा तो आईएनजी लेगा। बट यहाँ कोई भी प्रेपोजिशन नहीं लगा, सीधा कंजंक्शन लग गया, तो यहाँ तो आईएनजी आएगा ही नहीं। यस, दैट डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन नहीं है, कुछ भी पढ़ के कुछ भी बोलना है। दैट डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन अलग होता है, कंजंक्शन, दैट कंजंक्शन भी होता है, दैट प्रोनाउन भी होता है, दैट एडजेक्टिव भी होता है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे दैट कंजंक्शन है, क्योंकि यहाँ दैट का मतलब निकल रहा है कि, उसने इंसिस्ट किया कि, यहाँ जोड़ने का काम कर रहा है दैट, सो दिस इज अ कंजंक्शन। अगर मैं बोलूँ दैट बॉय में दैट एडजेक्टिव है, जिसको हम डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बोलते हैं। कुछ भी एक सीख लेते हो और सब उसी में लगाना शुरू कर देते। सेकेंड वाला बोल रहे हैं, सेकेंड लास्ट, हाँ चलो लिख के बताती। ही इंसिस्ट किया, ही इंसिस्टेड टू डू द वर्क, उसने जोर डाला कि वो इस काम को करेगा ही, अड़ गया कि मुझे इस काम को करना है। और इंसिस्ट वर्ड किस चीज़ पर जोर डाला? किसी काम को करने में, तो इसको हमने डूइंग बनाना है। क्यों? क्योंकि यहाँ ही ने किसी चीज़ पे जोर डाला, और किसी चीज़ पर जोर डाला तो ऑन आएगा, और जहाँ प्रेपोजिशन आएगा वहाँ पे आईएनजी आएगा। बट यहाँ तो मैं तो किसी का आईएनजी बना ही नहीं सकती, क्योंकि यहाँ पे तो कोई वर्ब नहीं। यहाँ किस चीज़ पे जोर डाला नहीं, इसने डैट लगा के बोल दिया, ही इंसिस्टेड दैट ही शुड गो देयर। यहाँ कुछ वर्ब होता तभी तो मैं आईएनजी बनाती, बट यहाँ तो कोई वर्ब नहीं है। अब आगे चलते हैं, आगे भी एग्जाम्पल्स देती हूँ। यस, यहाँ दो सेंटेंस को जोड़ रहा है। कभी कभी बोला था ना मैंने, कौन है भाई, अंकिता, मैंने बोला था कि कभी कभी एक्टिविटी नहीं बता रहा है लेकिन प्रेपोजिशन है, तो वहाँ आईएनजी रहेगा ही। ओके, जहाँ प्रेपोजिशन आ गया वहाँ एक्टिविटी, हैबिट, वो सब मत चेक करना, प्रेपोजिशन है तो आईएनजी रहेगा। अभी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, नो नीड टू वरी। ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान से समझ लेना है। ये आएगा एग्जाम में, हर साल आता है, ठीक है। दिस बुक, जैसे कि अभी दीपक ने बोला कि CHSL में भी आया था, लेकिन इससे कैसे क्वेश्चन घुमा के देते हैं मैं बता रही हूँ। दिस बुक इज वर्थ टू रीड, या मैंने लिखा दिस मूवी इज वर्थ टू वॉच। और मैंने आपको अभी लिखवाया था ना कि कुछ वर्ड जो जिरन लेते हैं, ओके। उसमें क्या था, सेंटेंस क्या लिखा था, एक बार बताना वसीम, सेंटेंस क्या लिखा था? ही इंसिस्टेड था क्या? ही विल डू द वर्क, सही है। अब मुझे एक बार सेंटेंस बता देना, मुझे याद नहीं है सेंटेंस क्या था। अगर ही इंसिस्टेड रहता ना, ही इंसिस्टेड दैट ही शुड डू द वर्क, ही इंसिस्टेड दैट ही वुड डू द वर्क, दोनों अलग अलग है। चलो अब मुझे बताओ, दिस बुक इज वर्थ टू रीड। और अभी कोई कमेंट्स नहीं करेगा, इससे बहुत इंपॉर्टेंट अच्छा सा एरर बनता है। इन विच एग्जाम, इन ईच एंड एवरी एग्जाम दे आस्क दिस टाइप ऑफ एरर्स, वेदर इट्स SSC, बैंकिंग, एनी एग्जाम। अब मैं स्पेसिफिक करके थोड़ी बताऊं कि ये एग्जाम में आएगा, एवरी एग्जाम दे आस्क। यस, रिलेटिव प्रोनाउन भी जोड़ने का काम करता है, वो हम डिस्कस कर लेंगे। कंजंक्शन भी जोड़ता है, रिलेटिव प्रोनाउन भी जोड़ता है, बट सिर्फ 5 ही रिलेटिव प्रोनाउन है, हु, हुज, हुम, विच, दैट। दिस बुक इज वर्थ टू रीड। चलो इसको, अभी मैंने बोला कि वर्थ वर्ड अपने साथ जीरन लेता है, ये बुक पढ़ने लायक है, ठीक है। चलो क्या होगा, नहीं वो मैं कल ही डिस्कस करूंगी, अभी रुक जाओ, उसी पे तो क्वेश्चन आया हुआ है।
ये बुक पढ़ने लायक है, दिस बुक इज वर्थ, यस एंड के रीडिंग, दिस बुक इज वर्थ रीडिंग, ठीक है। और दिस मूवी देखने लायक है, दिस मूवी इज वर्थ वॉचिंग, वॉच करने लायक है, ओके। अब देखो, हाँ दिस बुक इज वर्थ इन रीडिंग। अब कहाँ से आपको एरर करने वाले हैं बच्चे तो क्लास में पढ़ के चले जाएंगे कि वर्थ के साथ जीरण लेता है, यहाँ भी जीरण ले ला, यहाँ भी वर्थ वॉचिंग जीरण ले रहा है, बट एग्जाम में थोड़ा सा क्वेश्चन 2 साल, ठीक है, आई थिंक एक तो 2015 में और एक ताजमहल वाला 2017 के प्री के पेपर में एक ताजमहल वाला सेंटेंस आ गया था, ऐसा सेंटेंस था, ये था दिस बुक, ऐसा दे दिया था, दिस इज, एक ऑप्शन दिया था दिस बुक इज वर्थ रीडिंग, ध्यान से समझ लेना है इसको, और एक ऑप्शन था दिस इज अ बुक वर्थ रीडिंग। अभी कमेंट्स देना बंद करो और ऑप्शंस पे ध्यान दो। अब बच्चे कंफ्यूज हो गए, दोनों सेंटेंस आया था, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में आया था और दोनों सेंटेंस में से एक सही है। बच्चे कंफ्यूज हो गए कि वर्थ वर्ड तो जीरण लेता है, यहाँ भी वर्थ वर्ड आईएनजी ले रहा है और यहाँ भी वर्थ वर्ड आईएनजी ले रहा है। अच्छा एक और दे रही हूँ, ये नहीं था, एक मिनट, सेकेंड वाला भी मैं लिखूंगी, दिस ऐसा था, दिस इज अ वर्थ रीडिंग बुक, एक मिनट, ऐसा था क्वेश्चन। अभी मैंने जो लिखा था मैं उस सेंटेंस को भी लिखूंगी। बच्चे कंफ्यूज हो गए कि हमने तो क्लास में पढ़ा है कि वर्थ वर्ड अपने साथ जीरण लेता आईएनजी, यहाँ भी वर्थ वर्ड आईएनजी ले रहा है, यहाँ भी ले रहा है, अब सही कौन सा है, कौन सा सही है? दीपक बोल रहे मैम एकदम सही कहा आपने, वर्थ प्लस जीरण वाला क्वेश्चन आया था। तो आपको क्या लग रहा है कि मैं अपने से कहानी बना बना के बोल रही हूँ? बच्चे मुझे ऑफलाइन वाले बोलते हैं मैम जितना हम लोग नहीं पढ़ते, आपको तो पूरा एक एक क्वेश्चंस पता होता है किस ईयर में क्या आया था। जो आपको मैं यूट्यूब पे तरह तरह के क्वेश्चंस देती हूँ वो तो मैं पेपर को स्टडी करते रहती हूँ प्रीवियस ईयर, और देखती हूँ कि जो मुझे अच्छा लगता है, जो मुझे लगता है कि यहाँ पे स्टूडेंट्स फंस सकते हैं, उन्हें दिक्कत आ सकती है, वही वाले क्वेश्चन मैं उठाती हूँ। हरिहर बोल रहे हैं कि फर्स्ट वाला सही है, क्योंकि आपके दिमाग में तो आएगा कि वर्थ वर्ड अपने साथ जीरण लेता है, तो यहाँ भी वर्थ वर्ड आईएनजी ले रहा है, यहाँ भी वर्थ वर्ड आईएनजी ले रहा है, बट दोनों में से एक ही सेंटेंस करेक्ट है। कौन वाला? आर्यन बोल रहे हैं नीचे वाला सही है, सोवन बोल रहे हैं फर्स्ट वाला, आर के मार्को ऑल्सो से इज फर्स्ट वाला। एक सही है, वेरी गुड बहुत अच्छा आंसर। अब चलो आंसर पे चलते हैं, ठीक है, अब आंसर पे चलते हैं। मैंने आपको क्या बोला है कि वर्थ वर्ड अपने साथ क्या लेता है? जीरण, और जीरण होने के लिए उस आईएनजी को क्या, वर्थ वर्ड अपने साथ जीरण लेता आईएनजी, और उसे आईएनजी होने के लिए या तो सब्जेक्ट बनना होगा या तो ऑब्जेक्ट बनना होगा। नीचे वाला सेंटेंस देखो, यहाँ का सब्जेक्ट है दिस मान के चलना है, दिस इज अ बुक, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, यह बुक के लिए, और ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ये सब्जेक्ट आ गया, एक मिनट, ये सब्जेक्ट हो गया। अगर आप इसको जीरण मानते हो, अगर आप इसको जीरण मानते हो तो जीरण क्या बनता है? या तो सेंटेंस का सब्जेक्ट या तो सेंटेंस का ऑब्जेक्ट। बट ये जो रीडिंग है ना तो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट तो बुक है, ना ये रीडिंग हमारा सब्जेक्ट है, इसका मतलब है कि ये जीरण है ही नहीं। बट वर्थ वर्ड तो अपने साथ जीरण लेता है, ये जीरण है। ये देख लो, दिस बुक हमारा सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और ये रीडिंग जो है ना ऑब्जेक्ट है जीरण के फॉर्म में, इसलिए ये सही। यस बिकॉज बुक इज अ नाउन इन सेकेंड केस। ओके, बुक इज अ नाउन, ठीक है, ये नाउन है, और नाउन की विशेषता जीरण थोड़ी बताता है, जीरण तो नाउन के बदले, जीरण भी तो नाउन ही का काम करता है। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। आज जीरण खत्म कर लेना है, टुमारो विल स्टार्ट विथ इन्फिनिटिव्स। आई थिंक नहीं करना है। वाई डू यू थिंक? अमर नाउन है ही वो।
ठीक है, सेकंड वाला में ये जो बुक है ये यहाँ पे नाउन है, नाउन है, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट ये है, ना ऑब्जेक्ट है ना सब्जेक्ट है, इसका मतलब ये जीरेंड है ही नहीं, बट ये जीरेंड है। ये बताना, आई एम वेरी अपोलोजाइज, वाई डू यू वॉन्ट टू अपोलोजाइज, वाई आई राइट इन प्लेस ऑफ वर्थ रीडिंग बुक। अगर ये रहता, अगर ऐसा रहता, दिस इज अ बुक, मैंने थर्ड सेंटेंस जो लिखा था रब कर दिया, दिस इज अ बुक वर्थ रीडिंग, या लिखा होता मैंने दिस बुक इज वर्थ रीडिंग। अब ये लिखा दिस इज अ वर्थ रीडिंग बुक। प्री का पेपर देखोगे, आपके ऑगस्ट शिफ्ट वाले पेपर में ये था, द ताजमहल, ताजमहल वाला आया था, द ताजमहल इज अ मॉन्यूमेंट वर्थ वॉचिंग, ताजमहल देखने लायक स्मारक है, मॉन्यूमेंट है, और द ताजमहल इज अ वर्थ वॉचिंग मॉन्यूमेंट। चलो इसको करो और अब मैं ख़त्म करती हूँ क्लास को। ये शिवा वो पार्टिसिपल ही है, हाँ। ताजमहल वाला यस, गजराज यादव, ताजमहल वाला आया था, प्री में आया था प्री में आया था वो। ये जो दीपक आपने जो क्वेश्चन पूछा था ना मैम, प्लीज ये देखे, ये तो सेकंड पार्ट में मुझे एरर दिख रहा है, मिलियनेयर फिलिप इज द ओनर ऑफ द, इतना इतना है, विथ एन एस्टिमेटेड वर्थ ऑफ इतना मिलियन, वो वर्थ वाला वर्थ वर्ड ही को गलत तरह से यूज किया है, ठीक है, वहां वर्थ वर्ड का पोजीशन ही गलत है, विच वर्थ एन एस्टिमेटेड, इसको दो तीन तरीके से सुधार सकते हो। अब ठीक है, गलती उसी में है, विच वर्थ एन एस्टिमेटेड ऑफ इतना, वहीं पे एरर दिखा रहा होगा, आंसर की तो आपके पास आ ही गया है, विथ एन एस्टिमेटेड वर्थ ऑफ ऐसा भी बोल सकते हो, चाहे विच हैज अ वर्थ ऑफ एस्टिमेटेड इतना, विथ अ वर्थ ऑफ, वहीं पे एरर है, विथ एन एस्टिमेटेड वर्थ ऑफ 150 मिलियन, क्योंकि वर्थ का मतलब क्या है, वैल्यू, तो 150 मिलियन के पहले वर्थ को लगाओगे, वहीं पे एरर होगा। हाँ तो सचिन मुझे समझ में नहीं आया है, अब क्लास खत्म हो रहा है, आओगे तो कहाँ से समझ में आएगा, पूरी कहानी खत्म कर दी मैंने। चलो अब बताओ मुझे, दिस इज अ बुक वर्थ रीडिंग, अब आप मुझे बताओ आंसर कौन सा सही है, 1 2 3, चीज़ों को कंपैरिजन में पढ़ना है। दिस इज अ बुक वर्थ रीडिंग, या दिस बुक इज वर्थ रीडिंग, या दिस इज अ वर्थ रीडिंग बुक, पहले मुझे बताना। वर्थ में ही एरर है, वर्थ वर्ड गलत जगह पे लगा हुआ है। वीडियो देखना, वीडियो देख लेना। चलो चलो जल्दी जल्दी बताओ, दिस इज अ बुक वर्थ रीडिंग, और वर्थ वर्ड अपने साथ जीरेंड लेता है, ठीक है, वर्थ वर्ड अपने साथ जीरेंड लेता है। अब आप डिसाइड करोगे कि जहां वर्थ के साथ आईएनजी जो लगा है ये जीरेंड है कि नहीं, ये वर्थ के साथ आईएनजी जीरेंड है कि नहीं, और ये वर्थ के साथ आईएनजी जीरेंड है कि नहीं। पहला वाला में जीरेंड है, हाँ मैथ्स का टाइम हो रहा है भाई, जल्दी जल्दी करते हैं, जल्दी से बताओ।
ताजमहल वाला आया है, ताजमहल वाला हाँ 12 या 15 अगस्त के 15 अगस्त तो नहीं होगा, 15 अगस्त के पेपर में कहाँ से आ गया? 15 अगस्त के दिन एग्जाम होता है, अपने मन से। ये सही है, ठीक है। दिस इज अ बुक वर्थ रीडिंग, यहाँ वर्थ रीडिंग ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, सही है। यहाँ भी वर्थ रीडिंग ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, सही है। बट यहाँ ऑब्जेक्ट का काम नहीं कर रहा है, यहाँ तो बुक ऑब्जेक्ट है, दिस सब्जेक्ट है, ये गलत। जल्दी से बताओ, द ताजमहल इज अ मॉन्यूमेंट वर्थ वॉचिंग। ताजमहल देखने लायक मॉन्यूमेंट है। वेरी गुड। नहीं नहीं अंकिता, आपका आंसर पहला तो 2 का तो सही दे दिया आपने। देखो, द ताजमहल इज अ मॉन्यूमेंट वर्थ वॉचिंग। ताजमहल देखने लायक मॉन्यूमेंट है और ताजमहल इज अ वर्थ वॉचिंग मॉन्यूमेंट। यहाँ तो हमारा मॉन्यूमेंट ऑब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट हो गया ताजमहल, सब्जेक्ट ताजमहल, मॉन्यूमेंट ऑब्जेक्ट। इसका मतलब है कि ये ना तो सब्जेक्ट है ना तो ऑब्जेक्ट है, जीरंड नहीं है, बट ये तो जीरंड है, सही। ओके, नाउ लेट अस एंड द क्लास। यस, पहले एक बार रिस्पॉन्ड तो कर दो भाई, इज इट क्लियर? एंड फाइनली हमने जीरेंड्स खत्म किया। टुमारो विल स्टार्ट विद इन्फिनेटिव्स। इन्फिनेटिव्स भी बहुत ब्यूटीफुल चैप्टर है। इन्फिनेटिव्स, पार्टिसिपल्स, उसके बाद वी विल बी डन विथ वर्ब। उसके बाद आपको प्रैक्टिस सेट्स में बीच बीच में करवाते रहूंगी, दिक्कत नहीं आएगी। ओके, कर दूं क्लास को एंड? एक बार वीडियोस वगैरह, बाय आदित्य से बाय, वीडियोस वगैरह देख लेना। कभी कभी होता है कि फर्स्ट टाइम में दिक्कत होती है, सेकेंड बार देखोगे समझ में आ जाएगा, नहीं समझ में आएगा फिर पूछना। यस, नवनीत से इज क्लियर। यस मैम। ओके, चलो लेट्स फाइनली एंड द क्लास। व्हाट शुड आई राइट इन फ्लेंस ऑफ वॉचिंग? ठीक है, जो चीज़ वॉच करते हो ना, जो चीज़ थोड़ा सा ध्यान से देखते हो, जैसे यू नेवर सी टेलीविजन, यू वॉच टेलीविजन, ध्यान से देख रहे हो, वॉच करते हो।